देखो जी, देखो जी, देखो जी, देखो जी। हाय हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बेदाई, जो जितेंद्र, लीना चंद्रावरकर और मदन पुरी के शानदार अभिनय से सजी है। यह फिल्म एक भावनात्मक कहानी बयां करती है जो हर दर्शक के दिल को छू जाती है और आंखों में आंसू ला देती है। बेदाई 1974 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन एल.वी. प्रसाद ने प्रसाद प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया है। इसमें जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। जितेंद्र और सत्येन कपूर की विधवा मां की भूमिका निभाने वाली दुर्गा खोटे ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां एक समझदार महिला पार्वती यानी दुर्गा खोटे अपने दो बेटों प्रभाकर यानी सत्येन कपूर और सुधाकर यानी कि जितेंद्र के साथ साथ अपनी गूंगी बेटी गौरी का पालन पोषण करती है। अच्छी नौकरी मिलने के बाद प्रभाकर अपने परिवार की उपेक्षा करने लगता है और अपने छोटे भाई सुधाकर, गूंगी बहन और अपनी मां को छोड़कर शहर चला जाता है। हालांकि पार्वती मजबूत बनी रहती है और सुधाकर को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। साल बीतते हैं और सुधाकर बड़ा हो जाता है और शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई करने लगता है। कॉलेज में एक भाषण के दौरान उसकी मुलाकात पद्मा यानी कि लीना चंद्रावरकर से होती है, जो करोड़पति सेठ धर्मदास की बेटी है। पद्मा सुधाकर के भाषण से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगती है। सुधाकर कॉलेज की छुट्टी के बाद टैक्सी चलाने का काम करता है। एक दिन रास्ते में पद्मा की कार खराब हो जाती है तो वह टैक्सी पकड़ती है और संयोगवश टैक्सी ड्राइवर सुधाकर ही निकलता है। सुधाकर पद्मा को उसके घर छोड़ देता है। टैक्सी में सफर के दौरान वह सुधाकर को परेशान करती है। सुधाकर घर आकर उसके बारे में सोचने लगता है। उसी रात वह एक सपना देखता है जिसमें पद्मा उसके लिए एक गीत गा रही होती है। उधर प्रभाकर नौकरी करते हुए हेरा फेरी से पैसे कमा रहा होता है और अच्छा जीवन बिता रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है। प्रभाकर का बेटा भी अपनी मां की तरह सोचता है और अपने पिता से बिल्कुल अलग है। वह अपनी दादी को याद करता है और उसके पास जाने की इच्छा व्यक्त करता है। एक दिन पद्मा के बुलाने पर सुधाकर उसके घर जाता है। पद्मा सुधाकर से अपने प्यार का इजहार करती है और उससे शादी करने का फैसला करती है। उनकी बातें सुनकर पद्मा का पिता धर्मदास यानी कि मदनपुरी गुस्से में आकर सुधाकर को डांट कर कहता है, ये आलीशान घर देख रहे हो? मैंने इसे चांदी के पालने में झुलाया है, मखमली गद्दों पर सुलाया है और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घुमाया है। क्या तुम सभी ऐसा आराम दे सकते हो? धर्मदास आगे कहता है, मैं समझ गया, तुम अपनी गरीबी दूर करने के लिए मेरी बेटी को फंसा रहे हो। वह प्रभाकर की बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देता है। पद्मा भी प्रभाकर के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन धर्मदास के आदमी उसे रोक लेते हैं। इधर मुरली यानी कि असरानी, जो सुधाकर की बहन गौरी से प्यार करता है, उसे भगाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मुरली का कंजूस पिता उसका पीछा करके उन्हें पकड़ लेता है और गौरी को उसे घर छोड़ देता है। नतीजन गौरी आत्महत्या कर लेती है और मुरली उसे ढूंढता रहता है। इसके अलावा प्रभाकर यानी सुधाकर का बड़ा भाई झूठी प्रतिष्ठा और रिश्वत के बल पर एक शानदार जीवन जी रहा है। इसी बीच पद्मा अपने प्यार की बंदिशों को तोड़कर घर से भागकर सुधाकर के घर आ जाती है। सुधाकर की मां दोनों की शादी करवा देती है। सुहाग रात की रात पद्मा सपने में सुधाकर के साथ एक गीत गाती है। ये है मेरा प्रेमी, मुझको करे सलाम, मैं हूँ। शादी के बाद पद्मा सुधाकर से अपनी जरूरत की चीजें लाने के लिए कहती है, लेकिन वह अपनी आय के अनुसार उतनी महंगी चीजें नहीं ला पाता, जिससे पद्मा नाराज हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पद्मा मां बन जाती है। के बाद वह सुधाकर से कहती है कि वे उसके पिता के पास चले, क्योंकि वह गरीबी में अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती। सुधाकर अपनी माँ के कारण जाने से मना कर देता है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ भी सुधाकर से कहती है कि वह यह घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उसके पिता के घर चला जाए, लेकिन सुधाकर जाने से इनकार कर देता है। पद्मा के कहने पर उसके पिता धर्मदास उसे लेने आ जाता है और साथ ही सुधाकर को भी अपने घर चलने के लिए कहता है। सुधाकर की मां भावुक होकर उससे कहती है, अगर तू अपनी बहू के साथ नहीं गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मजबूरी में सुधाकर भी अपनी पत्नी पद्मा के साथ उसके पिता के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सुधाकर की मां घर से बाहर निकलकर उनको जाता हुआ देखती है। पद्मा अपने पिता की संपत्ति, घर, ऑफिस आदि सुधाकर के नाम ट्रांसफर करा देती है। सुधाकर ऑफिस जाकर काम संभाल लेता है। वहाँ उसका असिस्टेंट भटनागर उसे बताता है कि धर्मदास और पद्माकर के बीच हिस्सेदारी थी। यह सुनकर सुधाकर चौंक जाता है और पद्माकर के बारे में पूछता है। भटनागर उसे बताता है कि वे हसनपुर के पास रामपुर गांव के रहने वाले थे। तभी सुधाकर को अपनी माँ की याद आती है, जो कहती थी कि अनपढ़ होने के कारण तुम्हारे पिता को
चालाक लोगों ने ठग लिया था और इसी गम में उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर वह समझ जाता है कि मेरे पिता की हत्या धर्मदास ने की। इसके बाद सुधाकर को पता चलता है कि धर्मदास ने रुई के गोदाम में गैर कानूनी रूप से अनाज जमा कर रखा है। सुधाकर सभी गोदामों से अनाज बाहर निकलवा देता है। जब धर्मदास को यह खबर मिलती है तो वह घबरा जाता है और कहता है मेरा बेड़ा गर्क हो गया। वह अपनी बेटी से कहता है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यह सब के नाम ट्रांसफर नहीं करता। कुछ देर बाद सुधाकर भटनागर और शंकर लाल को अपने साथ ऑफिस लाता है और बताता है कि अब वे भी हिस्सेदार हैं। यह सुनकर धर्मदास नाराज हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है मैंने कितनी मेहनत से गोदाम बनाए, भंडार भरा और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुधाकर पद्मा को समझाता है कि अगर उसने गोदाम से अनाज नहीं निकाला होता तो उसका जेल में होता। यह सुनकर पद्मा को अपने पति पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद सुधाकर घर से सारे नौकर नौकरानियों को बाहर निकाल देता है और धर्मदास से कहता है कि आज से सब अपना काम खुद करेंगे, मैं भी। जब पद्मा इसका विरोध करती है तो सुधाकर उसे भी डांट देता है। अगले दिन सुधाकर सभी नौकरों से मिलता है और कहता है जो मैं कहूँ वैसा ही करना है। मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहता बल्कि घर को सुधारना चाहता हूँ। सभी नौकर वापस आकर भजन गाने लगते हैं। सुधाकर नशे की हालत में घर लौटता है और अपने ससुर को देखकर एक गीत गाता है। कभी खोले ना तिजोरी का ताला, हाँ मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, तुम। एक दिन खाने में अपनी पसंद का व्यंजन न मिलने पर सुधाकर गुस्से में आकर अपनी पत्नी को डांट देता है। उधर प्रभाकर का बेटा बिना बताए अपनी दादी से मिलने के लिए रामपुर गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर वह अपनी बीमार दादी को ढूंढ लेता है और वहां रहकर अपनी दादी की सेवा करता है। उधर मुरली गोरी के वियोग में पागल होकर नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। प्रभाकर का बेटा घर से भाग जाता है तो उसकी माँ बहुत दुखी होती है। प्रभाकर का लोगों पर विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। सभी लोग प्रभाकर से दूरी बना लेते हैं और समाज में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। उसकी पत्नी गांव जाने के लिए कहती है लेकिन अब उसके पास गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं है। इधर पद्मा एक बेटे को जन्म देती है लेकिन बेटे के जन्म के बाद सुधाकर उसे अपनी पत्नी पद्मा को नहीं सौंपता और उसे अपने कब्जे में रखता है। वह पद्मा को बच्चे का दूध तक नहीं पिलाने देता। पद्मा बच्चे की शक्ल देखना चाहती है लेकिन सुधाकर उसे देखने नहीं देता। गुस्से में आकर पद्मा कहती है मुझे नहीं पता था कि मैं एक जल्लाद से शादी कर रही हूँ। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, धन दौलत सब कुछ, और तुम। इस पर सुधाकर गुस्से में आकर पद्मा को थप्पड़ मार देता है। उसका पिता धर्मदास सुधाकर से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डालता है। कोर्ट 12 महीने का समय देती है और कहती है कि अगर 12 महीनों में कोई सुलह नहीं हुई तो तलाक हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट यह सवाल उठाती है कि बच्चा किसके पास रहेगा। इस पर सुझाव दिया जाता है कि बच्चे को अनाथ आश्रम में रखा जाए। यह सुनकर पद्मा रोने लगती है और कहती है मेरा बच्चा अनाथ नहीं है। पद्मा रोकर कोर्ट और उसके पति के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरे बच्चे को यतीम खाने में ना भेजा जाए, भले ही मेरे बच्चे को इन्हीं को दे दिया जाए और उसे प्यार और पुचकार से पाला जाए। सुधाकर कहता है मैं यही तब्दीली चाहता था, देर से सही, घर न अदालत सही। तुमने जाना तो सही कि माँ और बेटे के रिश्ते की गांठ कितनी नाजुक और मजबूत होती है। श्रीमान, मैं औरत के दिल में सोई हुई इसी ममता और महानता को जगाना चाहता था, इसलिए मुझे ये तमाशा करना पड़ा। यह गलत है कि मैंने नौकरों पर जुल्म किया। मेहरबानी करने वालों के साथ मैंने कभी चालाकी नहीं की। मुझे मारपीट करने की आदत नहीं है। फिर वो आगे कहता है मैंने किसी नौकर को नहीं निकाला और शराब के स्वाद से तो मैं बिल्कुल अनजान हूँ। इसके बाद नौकर भी गवाही देते हैं। पहला नौकर कहता है जब मैं जमाई बाबू का नशा उतारने ऊपर गया तो देखा कि ये माँ की चिट्ठी पढ़कर रो रहे थे और उन्होंने शराब पी नहीं रखी थी। दूसरा नौकर कहता है हमें तो निकाला ही नहीं गया बल्कि हमें बराबर वेतन मिल रहा था। जमाई बाबू तो सच्चे देवता हैं। सुधाकर कहता है मैं चालाक नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ, बेरहम नहीं हूँ। मैं गरीब माँ का सीधा साधा बेटा हूँ। मुझे मारपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे मजबूरी में यह नाटक करना पड़ा। इसने मेरी गरीबी को जानते हुए मुझसे शादी की, लेकिन इसने मेरे घर को नरक बना दिया। मेरी माँ ने दुखी मन से इसकी खुशी के लिए मुझे इसके साथ भेज दिया ताकि इसके अंदर माँ बेटे के रिश्ते की ममता जागे। लेकिन ये 4 महीने में भी अपने बेटे से अलग रहने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर वह आगे कहता है कि इसके पिता ने मेरे पिता को मार डाला। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। अगर ये मेरी दौलत के साथ मेरे साथ रहने के लिए तैयार है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। यह कहकर सुधाकर बच्चे को छोड़कर कोर्ट से बाहर चला जाता है। इसके बाद पद्मा दौड़कर सुधाकर के पास जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तभी सुधाकर को गांव से एक तार मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माँ बहुत बीमार है। यह खबर सुनकर पद्मा भी सुधाकर के साथ गाँव जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर प्रभाकर का बेटा कृष्णा अपनी दादी की देखभाल कर रहा है, लेकिन उसकी दादी की हालत बहुत बिगड़ जाती है और आखिरकार वह दम तोड़ देती है। जब प्रभाकर और उसकी पत्नी घर लौटते हैं तो वे देखते हैं कि माँ का देहांत हो चुका है।
दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सुधाकर, उसकी पत्नी पद्मा और ससुर भी वहाँ पहुँचते हैं। पद्मा फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को दोषी मानती है। वह पछताते हुए अपनी सास के पैरों में गिरकर कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, माँ और बेटे को अलग करने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। प्रभाकर भी रोते हुए कहता, मैं तो तुम्हारे पैर छूने के भी लायक नहीं हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। के बाद सभी मिलकर माँ की अर्थी को ले जाते हैं। बैकग्राउंड में गीत बजता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो का सबसे पहले देख सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।